नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की, और आज का अपना पेपर है 14वां, जिसके आंसर की भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक के एनालिसिस की बात करते हैं तो आज बहुत कम लोगों ने रेस्पॉन्स अभी तक किया है। जो लोग रेस्पॉन्स कम दे रहे हैं वो लोग रेस्पॉन्स ज़्यादा कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। और कल से हम यूपीएससी पैटर्न के एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपके टेस्ट पेपर में आपको यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। टाइमिंग में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा, 10 मिनट की जगह में 20 मिनट, यानी डबल जो है प्रत्येक क्वेश्चन की आपको 2 मिनट में दे दूंगा। बट आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देना है। कितना क्या आपके क्वेश्चन सही होते हैं आप खुद एनालिसिस कर लेना। यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। वो लोग, आप सभी लोग उन टेस्ट को, जो भी अब आने वाले हैं, इन सभी टेस्ट को आपको अटेंड करना है। अपने साथी लोग जो भी है उनको भी आप टेस्ट की लिंक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी ये टेस्ट वगैरह दे सके। तो चलिए अभी आज के एनालिसिस की बात करते हैं। पहले तो अभी तक के एनालिसिस की बात करते हैं तो 130 लोगों ने अभी तक एग्जाम दिया, यानी टेस्ट दिया है, जिसमें से 100% एक भी कैंडिडेट के नहीं आए हैं। आज का पेपर थोड़ा सा मीडियम लेवल का था। एंड 90% से अबव जो है 2 कैंडिडेट लेकर आए हैं। एंड 80% से अबव जो है वो 6 कैंडिडेट लेकर आए हैं। तो आज बहुत कम लोगों ने मतलब क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर था। इसलिए ज़्यादा वो जो डेली के डाटाज आपको मिलते हैं, एनालिसिस मिलती है, वैसे आपको नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 70% से अबव की बात करते हैं तो 20 कैंडिडेट जो है 70% से अबव नंबर अभी तक के रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये इतने लोगों ने इतने इतने परसेंटेज मार्क्स लाए हैं। तो करीबन यहाँ पे 130 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जिसमें से 30 कैंडिडेट मान लीजिए जिनके 70% से अबव आए हैं। बाकी सभी कुछ लोग 60% वाले हैं, बाकी 50 एंड 50 से बिलो वाले हैं। चलिए वो रिजल्ट हम शेयर कर देंगे, वो ग्रुप में आप देख लेना। चलिए फिलहाल अभी इस पेपर के आंसर की को सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है वो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा जा सकता है एज इट इज। ए क्लाइंट विजिटिंग ए फैमिली प्लानिंग clinic is suspected of having an STI. The most diagnostic test for trypanosoma pallidum is। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिया इसका। देखिए क्या पूछा गया है। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पे एक महिला जो है वो आई है, ठीक है। एंड यहाँ पे उस महिला को क्या हो रखा है, मतलब सस्पेक्टेड है STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। अब यहाँ पे ये बोला गया है द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रिपेनोमा पैलिडम इज। ट्रिपेनोमा पैलिडम का जो मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो क्या होगा, ये आपको सिंपल से यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है विनरल डिजीज रिसर्च लैब यानी VDRL। नेक्स्ट है RPR यानी रैपिड प्लाज्मा रीएजिन। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी यानी FTA। नेक्स्ट है थाइमर मार्टिन कल्चर यानी TMC। तो देखिए वर्ड जो है ना उसी से पता चल रहा है, जैसा नाम वैसा काम। ट्रिपेनोमा पैलिडम की बात हो रही है, और यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जिसमें ट्रिपेनोमा से मिलता जुलता वो वर्ड है, यानी वहीं आपका क्या है, सही जवाब है। तो यानी FTA आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। फ्लोरोसेंट ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो किया जाएगा अगर सस्पेक्टेड है ट्रिपेनोमा पैलिडम से। और ट्रिपेनोमा पैलिडम को अगर डायग्नोस करना है तो FTA टेस्ट जो है वो किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। VDRL जो है आपको पता ही है सिफिलिस के लिए करते हैं। एंड जो थाइमर मार्टिन कल्चर है TMC, ये जो है आपकी जो गोनोरिया है वो भी STI में आती है, लेकिन जो गोनोरिया है उसके लिए TMC किया जाता है। चलिए रेशनल में देखते हैं इनको। और FTA इज ओनली आंसर चॉइस फॉर ट्रिपेनोमा पैलिडम। FTA जो है वो यहाँ पे आंसर ऑफ चॉइस है जो ट्रिपेनोमा पैलिडम के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। आंसर A एंड B इनकरेक्ट। VDRL एंड RPR दोनों क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज VDRL एंड RPR are screening test for syphilis but are not conclusive of the disease. They only indicate exposure to the disease। देखिए यहाँ पे VDRL जो RPR है ये एक प्रकार के क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है सिफिलिस के, जो कंक्लूसिव ऑफ द डिजीज को जो है नहीं मतलब इंडिकेट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते डिजीज कंडीशन का, बट दे ओनली इंडिकेट एक्सपोजर टू द डिजीज। डिजीज का एक्सपोजर जो है उसके बारे में ये दोनों टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब वो क्या है, FTA। नेक्स्ट अपन ने बात की थाइमर मार्टिन कल्चर। तो ये गोनोरिया के टेस्ट के लिए डायग्नोस, मतलब गोनोरिया को डायग्नोस करना हो
थाइमर मार्टिन कल्चर जो है वो किया जाता है। ये भी अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है एज इट इज़ ये सवाल आपको पूछ लिया जाए। गोनोरिया के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है गोनोरिया को डायग्नोस करने के लिए, ऐसे ही एज इट इज़ ऑप्शंस दिए जाए, फिर आपको आंसर में क्या करना होगा, ऑप्शन डी थाइमर मार्टिन कल्चर। बट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विथ हेल्प सिंड्रोम इन द ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट। ये आ गया आपका यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अभी अब आपको। अब जो आने वाले आपके टेस्ट है उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, यानी 130 कैंडिडेट ने अभी तक रेस्पॉन्स दिया है, उसमें से 10 कैंडिडेट का मैंने रेस्पॉन्स देखा है, जिसमें 10 के 10 जो कैंडिडेट है उसने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है। अब गलत जवाब दिया है, क्यों दिया है, उनको आता भी है फिर भी गलत जवाब दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको मतलब जो यूपीएससी पैटर्न है उस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जिसकी थ्योरी क्लियर है, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है वो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेगा, लेकिन जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं है वह ऐसे क्वेश्चंस दो चाहे और किसी टाइप से क्वेश्चन दो, गलत करेगा ही करेगा। अभी तो आपको नए नए जो मॉडर्न क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे, आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर वाकई में आप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्रिएट करते हो। बिल्कुल मिलेंगे यूपीएससी पैटर्न के ऑल ओवर जितने भी 3-4 टाइप से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट है जिसको अगर हेल्प सिंड्रोम हो गया है। अब यहाँ पे कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग है जो हेल्प सिंड्रोम से रिलेटेड है या फिर एसोसिएटेड है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हेल्प है, जो हेल्प सिंड्रोम है, इसमें जो HELLP है, इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। एच का मतलब क्या होता है, हीमोलाइसिस। क्या होता है, हीमोलाइसिस। नेक्स्ट आपका आता है EL। EL का मतलब क्या होता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, या फिर आप बोल सकते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम। ठीक है, एलिवेटेड है यहाँ पे EL का। अब लास्ट में आता है LP। LP का मतलब क्या है, लो, यानी कि डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो ये तो आपका मीनिंग हो गया हेल्प सिंड्रोम का। फिर भी मतलब आपको ये पता है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड आउट नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस को आप रीड आउट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मैंने 10 कैंडिडेट के जो है क्वेश्चंस देखे थे, उसमें से ऑलमोस्ट नहीं, मतलब 10 के 10 कैंडिडेट के वो क्वेश्चंस गलत थे। किसी के 70% है, किसी के 60% है। ऐसे जिनके नंबर आ रहे हैं उनके मैंने चेक किए हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब इसको गलत किया है, क्यों किया है वो तो वही जाने। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है एलिवेटेड हिपेटिक एंजाइम, नेक्स्ट एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, नेक्स्ट है हीमोपोइसिस, नेक्स्ट है हीमोलाइसिस, नेक्स्ट है लो प्लेटलेट काउंट। वैसे ही क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक तो आपका हीमोलाइसिस होगा। तो यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम से रिलेटेड क्या क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो पहला तो आपका हो गया हीमोलाइसिस, हेल्प के अंदर पहला क्या हो गया, हीमोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे EL यानी एलिवेटेड लीवर एंजाइम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एलिवेटेड हिपेटिक एंजाइम। हिपेटिक मतलब क्या है, ये लीवर से रिलेटेड ही तो है। तो यहाँ पे हिपेटिक एंजाइम क्या है, बढ़े हुए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है LP यानी लो प्लेटलेट काउंट, यानी आपका 5, लो प्लेटलेट काउंट। तो यहाँ पे आपकी सही जो फाइंडिंग है वो कौन सी है, लेबोरेटरी फाइंडिंग, वो है 1, 4 एंड 5। और हो सकता है यही क्वेश्चन एज इट इज आपको दिया जाए और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 5 4 1, इस प्रकार से, मतलब जैसा भी हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हेल्प सिंड्रोम का मतलब है हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, या फिर हिपेटिक एंजाइम, या फिर लो प्लेटलेट काउंट। तो यहाँ पे देखिए कोड यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है 1 3 4 5, नेक्स्ट है 1 2 4, नेक्स्ट है 1 4 5, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखिए 1 4 5, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस कितने भी पूछ ले आप सही करोगे। लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसमें लीवर एंजाइम बढ़ेगी या फिर प्लेटलेट बढ़ेगी या घटेगी, हीमोपोइसिस होगा या फिर हीमोलाइसिस होगा, ये अगर आपके कन्फ्यूजन है तो 100% आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 100% होगी। लिख के ले लो चाहे आप आज ही। अगर आपको ये पता नहीं है कि इसमें एलिवेटेड होगा या फिर लो होगा, तो फिर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। अगर 100% श्योर हो तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना, और जो आपको आता है वही आप करना। अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे, मतलब आप नियर बाई पास में जाकर भी आप रह जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हेल्प सिंड्रोम का जो पूरा एनालिसिस है, यानी कि फुल जो मीनिंग है वो हेल्प का हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। एक दो बार ये भी पूछा गया है कि हेल्प जो सिंड्रोम है इसमें हेल्प स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने एक गलत जवाब दिया। किसी ने तुक्का मार दिया हो तो एक अलग बात है, किसी का तुक्का लग गया हो और सही हो गया हो, बाकी ऑलमोस्ट ने इसका गलत जवाब दिया है। ये वैसे आप जो ये क्वेश्चन है ये एनकेलेक्स से लिया हुआ है और इसमें जो आंसर भी दिया हुआ है वो भी एकदम सटीक दिया हुआ है, यानी आंसर जो एनकेलेक्स की बुक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर डाला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनकेलेक्स से लिया हुआ है एज इट इज, आप देख भी सकते हैं। और उसका मैं आपको जो क्वेश्चन और आंसर है वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर दे दूंगा अगर आपको देखना हो तो। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। The nurse caring for a client receiving magnesium sulfate must closely observe for side effect associated with drug therapy। एक पेशेंट है जिसका मैग्नीशियम सल्फेट जो है थेरेपी चल रही है और ये थेरेपी चल रही है तो उसमें क्लोजली आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। क्लोजली उस पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं एन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट बताना है, टॉक्सिक साइड इफेक्ट नहीं पूछा गया। यहाँ पे क्या बताना है, एक्सपेक्टेड, यानी जो नॉर्मली अगर मैग्नीशियम सल्फेट कोई भी पर्सन लेता है तो उसमें ये तो नॉर्मली साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट में रात और दिन का फर्क है, समझ रहे हो मेरी बात। टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों में रात और दिन का फर्क है। यहाँ पे पूछने जा रहा है एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और ये एनक्लेक्स का लिया हुआ क्वेश्चन है। यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट है हाइपर सोमनोलेंस, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लक्स, नेक्स्ट है डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो ये तो आपने ऑलमोस्ट पढ़ रखा है, बहुत से लोगों ने डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट किया है, बहुत से लोगों ने एब्सेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स किया है। तो अब आप लोग ये तो समझ सकते हैं कि दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पे होने से रहे, समझ गए ना, दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पे होने से रहे। यानी यहाँ पे तीन जो फाइंडिंग दे रखी है ऑप्शन ए, सी एंड डी, ये तीनों है तो टॉक्सिक इफेक्ट किसके, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट के, लेकिन ये क्या है, तीनों के तीनों टॉक्सिक इफेक्ट है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज होती है या फिर इसका टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो ये टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे 100%। नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, रेस्पिरेटरी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यूरिनरी आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट क्या होगा, ये टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर आएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, हाइपर सोमनिलेंस। तो बहुत कम लोगों के, शायद एक दो जनों के तुक्के लग गए हो तो अलग बात है, बाकी सभी ने ऑलमोस्ट गलत किया है। कोई रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज के साथ जा रहा है, कोई एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स के साथ में जा रहा है, और जिनको पता ही नहीं है वो कोई यहाँ पे तुक्का बी मार रहा है, कोई ऑप्शन ए पे तुक्का मार रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रेशनल में द क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम स्लीपी, हैव हॉट फ्लैशेज एंड एक्सपीरियंस लिथार्जी। अगर कोई पर्सन कंटिन्यूस MgSO4 की थेरेपी पे चल रहा है तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि उसको ज़्यादा नींद आएगी, है ना, वो बिकम स्लीपी रहेगा, हॉट फ्लैशेज रहेंगे, साथ ही साथ वो लिथार्जी जो है उसको फील होगा। तो ये तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स जो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इसका लेवल टॉक्सिक हो जाता है ब्लड के अंदर, MgSO4 का लेवल अगर बढ़ जाता है और टॉक्सिक साइड इफेक्ट अगर अराइज होते हैं तो फिर आपको ये देखने को मिलेंगे डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, एब्सेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, डिक्रीज रेस्पिरेशंस। ये आर द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। ये टॉक्सिसिटी के साइन है सारे के सारे, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है और अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The nurse is caring for a client with ascites, which is the best method to use for determining early ascites। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको असाइटिस हो रखा है और आप एज नर्सिंग ऑफिसर उसकी केयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, बेस्ट मेथड टू यूज डिटरमाइनिंग अर्ली एसाइटिस। अगर अर्ली एसाइटिस डिटरमाइन करना हो तो बेस्ट मेथड क्या होगा, कैसे क्या आप डिटरमाइन करेंगे अर्ली एसाइटिस को। पहला ऑप्शन है इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन फॉर एनलार्जमेंट, नेक्स्ट बाय मैनुअल पाल्पेशन ऑफ हिपेटोमेगली, नेक्स्ट डेली असेसमेंट, डेली मेजरमेंट ऑफ एब्डोमिनल गर्थ,
नेक्स्ट असेसमेंट फॉर ए फ्लूइड वेव। देखिए आप इंस्पेक्ट करके पता नहीं लगा सकते, ठीक है, ना ही आप बाई मैनुअल पालपेट करके पता लगा सकते हैं कि एसाइटिस हुआ है, हिपेटोमेगाली हुआ है। नेक्स्ट फ्लूइड वेव जो है उसका असेसमेंट करके भी आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे एक जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा, ऑप्शन सी। डेली अगर आप मेजरमेंट करेंगे एब्डोमेन ग्रोथ को टेप लेकर, ठीक है, टेप लेकर अगर आप टेप से डेली मेजरमेंट करें एब्डोमेन ग्रोथ का, तो आप पता लगा सकते हैं कि आज कितना का एब्डोमेन गर्थ जो है वो बढ़ा है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि एसाइटिस जो है वो पेशेंट को डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। मेजरिंग द गर्थ डेली विथ ए पेपर टेप मेजर एंड मार्किंग द एरिया दैट द मेजर्ड इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग असाइटिस। असाइटिस को एस्टिमेट करने का ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है आपका मेजरिंग डेली गर्थ, एब्डोमेन गर्थ को डेली मेजरमेंट करना, ये बेस्ट मेथड आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड आफ्टर ट्रॉमा टू द नेक इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। द क्लाइंट सडनली बिकम अनरेस्पॉन्सिव and pale with blood pressure of 60 systolic. The initial nurse's action should be to। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें ब्लड प्रेशर गिरा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे तो पेशेंट देखिए कैसा है, पेशेंट को ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट को ट्रॉमा हो गया है कहाँ पे, नेक पे, नेक का ट्रॉमा हुआ है। तो पेशेंट को एयरवे मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। नेक का अगर ट्रॉमा हो रहा है मतलब पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना 100%, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कहानी क्या है और क्या पूछना चाह रहा है वो देखिए। नर्स ऐसे पेशेंट को कैरी कर रही है जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट का है, नेक में ट्रॉमा हुआ है और सडनली जो है वो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हुआ है एंड पेलनेस जो है वो देखने को मिल रही है। ब्लड प्रेशर आपने चेक किया तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर आ रहा है वो 60 आ रहा है। नॉर्मली कितना होना चाहिए सिस्टोलिक, 120/80, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 60, यानी इसका जस्ट आधा, नॉर्मल का जस्ट आधा आ चुका है यहाँ पे। तो बताइए नर्स का यहाँ पे सबसे पहला या फिर प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन में अगर मेंटेन एयरवे लिखा होता या फिर एयरवे पेटेंस मेंटेन करना होता, ऑप्शन में लिखा होता तो आपको उसके साथ में जाना होता, क्योंकि नेक में यहाँ पे क्या हुआ है, पेशेंट को इंजरी हुई है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं और यहाँ पे डायरेक्टली जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ पेशेंट का। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट एक्शन होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन है प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, गलत है। नेक्स्ट है इंक्रीज द इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एट्रोपाइन IM। नेक्स्ट ऑब्टेन ए क्रैश कार्ड। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज द इन्फ्यूजन ऑफ NS जो आप दे रहे हैं पेशेंट को उसको बढ़ा देना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर सडनली पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हुआ है एंड पेलनेस उसमें डेवलप हुई है, ब्लड प्रेशर एकदम से यानी अचानक से गिर गया है, यानी कि पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, शॉक में जा सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक अगर होगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है। मतलब इवन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, NS जो आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है, ठीक है, यानी फर्स्ट वो आपको एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रेशनल में देखिए, फॉर सम क्लाइंट्स विथ ट्रॉमा टू द नेक द आंसर वुड बी ए। हाउएवर इन दिस सिचुएशन too incorrect because lowering the head of the bed could further interfere with the airway। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन वो नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे नेक में इंजरी हुई है तो ये इंटरफेयर कर सकती है एयरवे के साथ में। इंक्रीजिंग द इन्फ्यूजन एंड द प्लेसिंग टू द क्लाइंट विथ सुपाइन पोजीशन इज बेटर। पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन दीजिए और जो इन्फ्यूजन कर रहे हैं उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। इफ एट्रोपाइन इज एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट इट शुड बी गिवन IV नॉट IM। अगर एट्रोपाइन देना भी है तो IM नहीं देना है, वो कैसे देना है, IV देना है, ठीक है। एंड देर इज नो नीड फॉर द दिस एक्शन एट प्रेजेंट। यहाँ पे एट्रोपाइन देने की जरूरत नहीं है, अगर देना हो तो एट्रोपाइन IV रूट से देना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं वैसे। नेक्स्ट है एज स्टेटेड इज आंसर C एंड D इज नॉट नेसेसरी एट दिस टाइम। तो यहाँ पे C और D वाला तो वैसे आंसर बनता ही नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन ट्रेंडलबर्ग देने की जरूरत नहीं है, नेक इंजरी हो रखी है, सुपाइन पोजीशन ही आप पेशेंट को दे सकते हैं एंड फ्लूइड वो जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, सॉरी बहुत ही अच्छा सवाल है। ए मल्टीग्रेविडाइज शेड्यूल्ड फॉर द for an amniocentesis at 32-week gestation to determine the LS ratio and phosphate
phosphatidyl glycerol level. The LS ratio is 1:1. The nurse assessment of this data is, देखिए एक मल्टीग्रेविडा महिला है जिसका एमनियोसेंटेसिस किया गया है कब, 32 वीक पे। यहाँ पे इस महिला का जो एलएस रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है जो असेसमेंट डाटा है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो एलएस का रेशियो यहाँ पे 1:1 आया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, द इन्फेंट इज एट लो रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमली, नेक्स्ट हाई रिस्क ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, नेक्स्ट हाई रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नेक्स्ट हाईएस्ट रिस्क ऑफ बर्थ ट्रॉमा। तो देखिए यहाँ पे कंजेनिटल एनोमली, आईयूजीआर एंड बर्थ ट्रॉमा, इन तीनों से एलएस का कोई जो है रिलेशन नहीं है। एलएस का मतलब है लेसिथिन एंड स्पाइग्मोमाइलिन। तो जो एलएस है, लेसिथिन और जो स्पाइग्मोमाइलिन रेशियो है, ये आपका इंडिकेट करता है कि अगर ये लो है यानी ये इंडिकेट कर रहा है आरडीएस बच्चे को डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा रिस्क है। चलिए रेशनल में देखते हैं। और लेसिथिन एंड स्पाइग्मोमाइलिन रेशियो obtain via amniocentesis to assess fetal lungs maturity। amniocentesis के थ्रू सैंपल ऑब्टेन किया जाता है और fetal lungs maturity को इससे असेस करते हैं। रेशियो 2:1 और हायर इंडिकेट प्रोबेबल लंग मैच्योरिटी एंड लो रिस्क ऑफ फिटल आरडीएस। कंटामिनेशन विथ मिकोनियम एंड ब्लड में अल्टर रिजल्ट। देखिए अगर रेशियो जो एलएस का है, एलएस का रेशियो 2:1 से अगर अबव है या फिर 2:1 है या इससे ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है आपकी कि लंग्स मैच्योरिटी जो है वो अच्छे से हुई है, वो लंग्स मैच्योरिटी को बताता है। एंड ये जो है फिटल आरडीएस जो होता है इसके रिस्क का भी जो चांसेस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर एलएस का रेशियो नॉर्मल हो तो। अगर कंटामिनेशन हो जाए, अगर मिकोनियम या फिर ब्लड से कंटामिनेशन हो जाए, जो आप सैंपल ले रहे हैं उसमें अगर इनका कंटामिनेशन चला जाता है थोड़ा बहुत भी, तो इससे रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा अल्टर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ ए चेस्ट ट्यूब द नर्स वुड। इमीडिएटली जैसे ही चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया जाता है, इमीडिएट नर्स यहाँ पे क्या एक्शन लेंगी या फिर क्या करेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहला इसका ऑप्शन देखिए, ऑर्डर ए चेस्ट एक्सरे, नेक्स्ट है take a blood pressure, next cover the insertion site via a Vaseline gauze, next ask the client to perform a Valsalva maneuver। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। जैसे ही आपने चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया तुरंत इमीडिएटली क्या करना है, एज नर्सिंग ऑफिसर उस जगह को जो इंसर्शन साइट है उसको कवर करना है वैसलिन गॉज से। ये आप क्यों कर रहे हैं, ताकि जो पेशेंट है उसके लंग्स कोलैप्स ना हो, कोलैप्स से बचाने के लिए प्रिवेंट एयर जो है वो जो है जाके अंदर एक्यूमुलेट ना हो, तो इसलिए एयर से प्रिवेंट कर रहे हैं, आप कोलैप्स से बचा रहे हैं, इसलिए आपको ये काम इमीडिएटली करना है। चलिए रेशनल में देखते हैं। व्हेन ए चेस्ट ट्यूब इज रिमूव्ड द होल शुड बी इमीडिएटली कवर्ड विथ ए वैसलिन गॉज टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम रशिंग इनटू द चेस्ट एंड कॉजिंग द लंग्स कोलैप्स। एयर अगर लंग्स में जाती है तो वो कोलैप्स यानी कि लंग्स कोलैप्स जो है वो कॉज कर सकती है, इसलिए इमीडिएटली क्या करना है, जैसे ही चेस्ट ट्यूब बाहर निकले रिमूव करे तुरंत वैसलिन गॉज से तुरंत वहाँ से उस हॉल को क्या करना है, कवर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने शायद गलत किया होगा इसलिए आज नंबर कम आ रहे हैं। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए 9-year-old old child admitted with asthma during the morning round. The nurse finds oxygen saturation of 78%. Which of the following actions should the nurse take first? एक बच्चा है 9 साल का, अस्थमा का है वो और वो एडमिट हो रखा है। जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर मॉर्निंग राउंड में जाते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 78% आपको देखने को मिल रहा है। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या एक्शन रहेगा। पहला एक्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे चेक द आर्टियल ब्लड गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन आपने देख लिया है तो एबीजी यानी आर्टियल ब्लड गैस चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डू नथिंग, आप कुछ नहीं करेंगे। दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉर दिस क्लाइंट, इस पेशेंट के लिए ये ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, नॉर्मल है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है अप्लाई ऑक्सीजन, नेक्स्ट है असेस द चाइल्ड पल्स। चाइल्ड पल्स को असेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन बच्चे का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, ऑक्सीजन अप्लाई करना है। पेशेंट हाइपोक्सिक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है,
तो ऑक्सीजन थेरेपी आपको यहाँ पे देनी है। चलिए रेशनल में देखिए, द चाइल्ड विथ एन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऑफ 78% इज हाइपोक्सिक, ही विल रिक्वायर ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपोक्सिक कंडीशन में जा रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी की उसको जरूरत है और वही आपको करना है। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज हैविंग फिटल हार्ट रेट 100-110 बीपीएम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस, द फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक इज। देखिए पहले जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं महिला के अंदर, उस दौरान जो फिटस है उसकी फिटल हार्ट रेट जो है वो 100 से 110 बीट्स पर मिनट आ रही है, जो कि क्या है, कम है। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, तो साहब नॉर्मली होनी चाहिए 120 टू 160। ये आप सभी को पता है, नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि ये भी सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। नॉर्मल फिटल हार्ट रेट 120 टू 160 बीपीएम होती है। तो यहाँ पे आपको दिया गया 100 टू 110 बीपीएम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला एक्शन आप क्या लेंगे, पहला ऑप्शन है रीअसेस द फिटल हार्ट टोन in 15 minutes. Next, turn the client to her left side. Next, get the client up and walk her in the hall. Next, move the client to the डिलीवरी रूम। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, देखिए आपको ये ना काम नहीं करना है, ना ही ये काम आपको करना है, ना ही आपको फिटल हार्ट रेट वापस से मॉनिटर करना है, रीअसेस करना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपने असेस कर लिया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा टर्न द क्लाइंट टू हर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पोजीशन उस महिला को आपको देनी है। अगर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन डेवलप हो रही है तो तुरंत आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पोजीशन उस महिला को देनी है। चलिए रेशनल में देखते हैं। द नॉर्मल फिटल हार्ट रेट 120 टू 160 बीपीएम, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है। तो पहला एक्शन रहेगा पेशेंट को क्या कर दो आप, लेफ्ट साइड पोजीशन दे दो एंड ऑक्सीजन थेरेपी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी आपको एडमिनिस्टर करनी है, यानी अप्लाई ऑक्सीजन भी आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा लेफ्ट साइड पोजीशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट एडमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। द नर्स नाउज दैट ऑक्सीजन हैज़ बीन इफेक्टिव व्हेन। देखिए यहाँ पे नर्स जो है वो मॉनिटर कर रही है इंडक्शन ऑफ लेबर में एडमिट है क्लाइंट को, और मॉनिटरिंग जब कर रही है तो यहाँ पे देखिए इस महिला को ऑक्सीटोसिन दिया गया है। अब बताइए ऑक्सीटोसिन की इफेक्टिवनेस को कैसे नर्स जो है वो चेक करेगी, कैसे फाइंड आउट करेगी। पहला ऑप्शन है द क्लाइंट हैज़ बीन रैपिड एंड पेनलेस डिलीवरी। नेक्स्ट द सर्विक्स is effaced. Next, the client has infrequent contractions. Next, the client has progressive cervical dilation. तो आपने ऑक्सीटोसिन दिया है, तो ऑक्सीटोसिन तो अपना काम करेगा ही, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी वो सर्वाइकल डायलेशन अगर प्रॉपरली हो रहा है ऑक्सीटोसिन देने के बाद, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है अपना इफेक्टिवली वर्क जो है वो स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीटोसिन देने के बाद में आप मॉनिटर कर रहे हैं इफेक्टिवनेस को, तो आप वो चेक कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन की इफेक्टिवनेस की जो सर्वाइकल डायलेशन है वो प्रोग्रेसिवली होता रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ये थे आज के हमारे इस सेशन के 10 क्वेश्चंस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज के सेशन के क्वेश्चंस है, इसीलिए आप लोगों के नंबर कम आए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अच्छे से तैयारी करना अपनी, उसके बाद ही टेस्ट देना। टाइम जो है वो बढ़ा देंगे हम, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अपना जवाब देना, क्योंकि आपके और कम नंबर होते जाएंगे। जैसे जैसे टेस्ट हम लेंगे वैसे वैसे आपके नंबर कम होते जाएंगे। तो कम नहीं करना, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और हर एक क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ के और उसके बाद ही जवाब देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।